Hello friends, welcome to the tutorial classes. Today we'll take the 9th class physics unit gravitation. इसका आज हम पहला पार्ट लेंगे the Newton's laws of gravitation. अपना जो ऑब्जेक्टिव है, the objective of the today first part is to understand what is the gravitations, what are the Newton's law of gravitations, what is the gravity due to accelerations, what is the importance of the ग्रेविटेशनल फोर्स. गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, इसका गुरुत्वीय फोर्स का महत्व क्या है, एंड इसके करने के बाद में जो आपके इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं थ्योरेटिकल्स वो बनते हैं आपके व्हाट डू मीन बाय द ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण से आपका क्या तात्पर्य है, स्टेट द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का ग्रेविटेशन का नियम क्या है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल का महत्व क्या है, डिफाइन द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल की गुण क्या है. इनका आप आसानी से जवाब दे पाएंगे एंड आपके सारे बेसिक कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाएंगे. सो लेट अस स्टार्ट द ग्रेविटेशन. हम देखिए हर दिन कुछ घटनाएं हमारे सामने होती है और नेचुरल और हम अपन सब उस पर देखते हैं, उनका उपयोग भी करते हैं जहां अपन को जरूरत होती है. जैसे घटनाएं देखें तो आप व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इन द स्काई इट कम बैक टू द अर्थ. जब भी कोई आप पत्थर बॉल कुछ भी आप स्काई में फेंकेंगे, ऊपर फेंकेंगे तो वापस नीचे आ जाती है. इट विल कम डाउन टू यू. ये ऑब्वियस घटना है कि जब आप कोई चीज ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे आती है. When you kick a football, आप चाहे फुटबॉल को किक कर लीजिए यहाँ पे. When you kick a football, what happen? It will be again come to you. ऊपर जाएगी, नीचे आएगी. Fruits and leaves falls down. जब पेड़ से कोई पत्तियां या फल टूटता है तो वो क्या होता है, नीचे आता है, नहीं कि ऊपर जाता है. ये नीचे आएगी टूट के, ये पत्तियां इसकी नीचे आएगी, फल भी टूटेगा तो वो नीचे आएगा. बरसात होगी तो वो नीचे की तरफ होगी. द रेन कैसे होगी, नीचे की तरफ होगी. कभी बरसात ऊपर की तरफ नहीं होती है. ज्वार भाटा टाइड्स, आप देखोगे कि समुद्र का पानी एक नियमित अंतराल के बाद ऊपर नीचे होता है, उसका लेवल चेंज होता है, दैट इज नोन एज द टाइड्स. सो चेंजिंग ऑफ लेवल ऑफ द सी विद द टाइम. तो वो क्या होता है, ये होती है घटनाएं नेचुरल है सारी की सारी. एंड जब इनके बारे में जाना गया तो ये पता चला दीज आर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्सेज. ये गुरुत्वीय बल के कारण होती है. और गुरुत्वीय बल किसके बीच में लगता है, बिकॉज देखिए यहां पे देखिए, यहां इस केस में अर्थ एंड बॉल, एक बॉल है एक अर्थ है, मतलब बॉल ऊपर जाती है वापस अर्थ की तरफ आती है. एक पेड़ है जहां पत्तियां, पेड़ है एक अर्थ है, ये भी टूट के नीचे आती है. बादल है, पृथ्वी है, ये भी टूट के पृथ्वी की तरफ आ रहा है. सो ये घटनाएं किसके बीच में हो रही, पृथ्वी और डिफरेंट बॉडीज के बिटवीन टू बॉडीज हो रही है. तो यहाँ पे जब ये घटनाएं देखी गई कि विभिन्न दो पिंडों के बीच में, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंट्रैक्शंस होता है, एंड इसको क्या नाम दिया गया, ग्रेविटेशनल फोर्सेज. लेट वी डिफाइन द ग्रेविटेशनल फोर्सेज. ये तथ्य या ये जितने भी घटनाएं हैं ये बताती है कि दो ऑब्जेक्ट होता है, उनके मध्य एक आकर्षण होता है. इसी के कारण क्या होता है, ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, एक पृथ्वी है आपकी, दिस इज द अर्थ, एंड ये एक बॉल है. जब आप बॉल ऊपर किक किया, आपने फेंकी तो बॉल जाके वापस नीचे आएगी. बिकॉज दिस बॉल, इस बॉल के बीच में और इस पृथ्वी के बीच में क्या रहता है, ये इसको इधर खींचती है. ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, एक आकर्षण बल रहता है जो कि इसको लगातार नीचे की तरफ खींचता है. तो ऊपर जाएगी तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी, जब जीरो हो जाएगी उसके बाद में वापस ये बल जो है इसको नीचे खींच लेगा. इसी तरह से पेड़ से जब कोई पत्ती अलग होगी तो वो टूटते ही क्या होती है, ग्राउंड पे आएगी. ये जो ग्राउंड अर्थ है,
ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, दिस विल कम डाउन लाइक ए रेन। बादल है, ये बूंदे हैं, बूंदे अगेन ए पार्टिकल्स ऑफ द वाटर्स या ड्रॉप्स ऑफ वाटर्स। ये ड्रॉप ऑफ वाटर के बीच में, अर्थ के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मासेज, अर्थ भी एक मास है, द्रव्यमान है उसका अपने आप में। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देयर इज द, मतलब पहले दो चीज समझ लीजिए। एक तो चीज हो गई फर्स्ट, देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the two masses और bodies। जब किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक आकर्षण बन रहता है, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड सेकेंड, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is known as gravitational force। And this force of attraction is known as the gravitational force. So there is always a force of attraction exists between the two objects। दो द्रव्यमानों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। That force of attraction is named or called as gravitational force या गुरुत्वीय बल। अब इसका मेजरमेंट किसने किया? इसका मेजरमेंट किया न्यूटन ने। 1675 शताब्दी के आसपास न्यूटन ने कुछ नियम दिए और इसकी स्टडी करी। इन 1687, ये आपका जो उसने स्टडी करी थी, नियम दिया 1687 में दिया। न्यूटन साइंटिस्ट हुए एक, जिन्होंने कि बहुत सारे नियम दिए, गति के नियम दिए, गति की इक्वेशन दी, उन्होंने गुरुत्वीय नियम भी दिया या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी दिया है। इसके अनुसार क्या कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है आपके पास, न्यूटन्स कहते हैं यदि आपके पास दो ऑब्जेक्ट है जिनका की मास m1 m2 है और जिनकी की दूरी है बीच की r, इनकी दूरी कितनी है? r है। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, जिसके कि न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके कि दो पार्ट है। पहला कहता है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये किसके प्रोपोर्शनल टू होता है? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज। यहाँ पे m1 m2 अगर पिंड के मासेज हैं तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, gravitational force is proportional to the product of their masses। Second कहता है this force of attraction is inversely proportional to the square of the distance between the two objects। अब square of the distance inversely proportional, this is the inversely, so 1 upon r square, so it become force of attraction is inversely proportional to the square of the distance। so ये दोनों पार्ट मिलके क्या बनाते हैं? you can say that from the first and second, f is proportional to m1 f2, sorry this is the m1 m2, this is the m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये दोनों को मिला दीजिए तो यू कैन राइट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनल टू, समानुपाती का साइन अपन हटाते हैं, प्रोपोर्शनल टू साइन एलिमिनेट करते हैं तो अपन एक कांस्टेंट लगाते हैं, f इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल फोर्स का कैलकुलेशन का फार्मूला है। दिस फार्मूला इज गिवन बाय द न्यूटन एंड दिस फार्मूला is used to calculate the gravitational force between the two objects of masses m1 and m2 separated by a distance of
आर। फोर्स न्यूटन में, अगर एम के एस में है तो एम के एस में फोर्स किस में होगा, न्यूटन में होगा। सी जी एस में हुआ तो किस में होगा, डाइन में होगा, डाइन में होगा। एंड जी, जी इज ए कांस्टेंट, जी इज कांस्टेंट, इसको क्या कहते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसका नाम दिया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। एंड इसकी वैल्यू आती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। इसकी यूनिट कैसे निकालते हैं अभी अपन देखेंगे, बट कीप इट रिमेंबर, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू याद रखिएगा। सो व्हाट इज दिस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अभी अपन देखते हैं। सो आई अगेन रिपीट इन द समराइज, न्यूटन्स हैव गिवन a law for the measurement of the gravitational force, and according to him the gravitational force is proportional to the product of their masses and it is inversely proportional to the square of the distance between the two objects, and g is here gravitational constant. So let me see what is the g. This g is known as the universal gravitational constant g, and its value is the 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एक तो इसकी यूनिट कैसे आई आप देख लीजिए। एज पर द न्यूटन्स लॉ F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। फोर्स किस में नापते हैं अपन, फोर्स नापते हैं न्यूटन में, ठीक है। जी की यूनिट आपको निकालनी है, m1 m2 ये हो गया kg इंटू kg यानी कि kg स्क्वायर, एंड r दिस इज डिस्टेंस इन द मीटर, सो दिस इज द मीटर स्क्वायर। सो व्हाट यू कैन से द g की यूनिट क्या हो गई, ये इसको इधर ले आइए, इसको नीचे ले आइए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ये होता क्या है, एज पर दिस फॉर्मूला F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जहां पे कि m1 m2 आर द टू मासेज। क्या है, m1 m2 दो मासेज हैं और उनके बीच की डिस्टेंस है r। यदि इफ वी टेक द टू मासेज ऑफ 1 किलोग्राम, यदि हम दो मास ऐसे लें जिनका कि प्रत्येक का मास क्या हो, द्रव्यमान क्या हो, 1 किलोग्राम हो, इट मीन्स m1 इक्वल टू 1 kg and m2 is also equal to 1 kg, and इनको कितनी दूरी पर रख दें, 1 मीटर दूरी पर रख दें, 1 m यानी 1 मीटर। यदि हम दो द्रव्यमानों की कल्पना करें जो कि 1 किलोग्राम के हैं और वो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, तो उस केस में क्या होगा, राइट डाउन दिस फार्मूला। F इज फोर्स कितना होगा उनके बीच में, फोर्स होगा G m1 इक्वल टू 1 kg इंटू m2 इज ऑल्सो इक्वल टू 1 kg, R इज द 1 मीटर, सो 1 स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, दिस इज द होल इज द 1, सो F इज इक्वल टू G। यहां से आप इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट मींस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, the universal gravitational constant G is equal to force between two objects of masses 1 kg each, kept a distance one meter from each other.
यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन दिखा सकते हैं। व्हाट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उस गुरुत्वीय बल के बराबर है जो कि 1 किलोग्राम के पिंड के बीच में लग रहा है, जबकि उन्हें आपस में 1 मीटर की दूरी पे रखा जाता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी आती है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको अपन कैवेंडिश कांस्टेंट भी कहते हैं। इसको अपन कैवेंडिश कांस्टेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज लेबोरेटरी में इसका जो मेजरमेंट किया था वो कैवेंडिश ने किया था। एंड ये दिस इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पूरे ब्रह्मांड में इसका मान नियत रहेगा, इसलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। आपका आपसे कोई पूछे तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यू हैव टू डिफाइन दिस definition, and by using this formula you put this F equal to G. It means you can define the gravitational constant or Cavendish constant. Now next is that one, what are the implications of gravitation? अपन ने ग्रेविटेशन समझ लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन नेचर का ही होता है, रिपल्सिव नहीं होता है। इसके महत्व क्या है? व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स? तो देखिए, आप अगर आपको यूं तो आप बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस है, लेकिन कुछ अगर आपको एग्जाम पॉइंट से आप समझ लीजिए। एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम एंड प्लैनेटरी मोशन। ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ये ब्रह्मांड अपनी स्थितियों में अपनी जगह पे ठहरा हुआ है। ये ब्रह्मांड के जो फोर्सेज है, दैट इज द जो बिटवीन हेवनली बॉडीज लग रहे हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। ये सोलर सिस्टम भी इसी के कारण, सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, इवन कॉमेट्स, इवन ऑल द हेवनली बॉडीज, जितनी भी आकाश गंगाएं हैं या दिस वन द यूनिवर्स में जितनी भी स्काई बॉडीज है, दे आर द कंट्रोल और गवर्न बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। वो ग्रेविटेशनल फोर्स से नियंत्रित हो रही है। सेकंड, होल्डिंग एटमॉस्फेयर ओवर द प्लेनेट और अर्थ। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसी के कारण क्या है, ये अर्थ है अपनी, तो अर्थ के क्या है, लगभग 300 किलोमीटर के आसपास तक हवाएं हैं, उसके बाद में नहीं है। तो जो एटमॉस्फेयर है, हवा है, ये अर्थ पे क्यों चिपकी हुई है? बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर एक ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो वायुमंडल नहीं होता। दिस एटमॉस्फेयर एग्जिस्टेंस ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। चंद्रमा पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है, तो चंद्रमा पे वायुमंडल है ही नहीं। नेक्स्ट वन, रेनफॉल ऑन अर्थ। जो भी बरसात होती है, पानी गिरता है, अगर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ये बरसात भी नहीं होती है आपके। नेक्स्ट वन, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। जितने भी सोलर सिस्टम है या सैटेलाइट्स है, दे आर द रिवॉल्विंग ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? उनको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स इज एसेंशियल फॉर द रिवोल्यूशन, एंड दिस ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। आवश्यक अभिकेंद्रीय बल जो कि घूमने के लिए आवश्यक होता है, वो प्रोवाइड करता है। ओकरेंस ऑफ टाइड, जो समुद्र में ऊपर नीचे होता है लेवल, ये किसके कारण होता है? चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल के। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मून एंड अर्थ, द टाइड्स आर ऑक्योर्स, जिससे कि अपन बहुत सारे काम करते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, इट मीन्स अगर यूं कहें तो जीवन, पृथ्वी पर जो जीवन है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही है। इसके बिना, विदाउट ग्रेविटेशनल फोर्स, द लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्रेविटेशन। अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये 5-6 पॉइंट, 5 पॉइंट काफी होते हैं, कुछ भी 5 पॉइंट लिख सकते हैं आराम से। दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्रेविटेशन। एंड द लास्ट आर द व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द
ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या है, ये भी कभी पूछा जाता है और ये भी जरूरी है। तो पहला देखिए, दिस इज द ऑफ अट्रैक्टिव टाइप। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ोगे, आप मैग्नेटिक फोर्स पढ़ोगे। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन, उसमें दो तरह का होता है। अनलाइक पोल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल में किसी का मैग्नेट है तो अट्रैक्शन रहेगा, लेकिन लाइक पोल्स के बीच में रिपल्सन रहता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में देख लें, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन रहेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन रहेगा। बट वो तो दो तरह के होते हैं, रिपल्सिव भी होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स भी रिपल्सिव भी होता है, अट्रैक्टिव भी होता है, ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में है क्या है? इट इज ओनली ऑफ अट्रैक्टिव टाइप। ये केवल आकर्षण का बल है, इसमें प्रतिकर्षण नहीं होता है। इट्स ओन आकर्षण इन नेचर। दिस इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसे घर्षण बल हुआ, शान बल हुआ, मस्कुलर बल हुआ, या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हुआ, ये सब क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्सेज है। दो तरह के फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स तो तब अप्लाई होते हैं व्हेन द थिंग्स कम इन द कॉन्टैक्ट, एंड नॉन कॉन्टैक्ट बॉल अगर वो कॉन्टैक्ट में नहीं है तो भी आपस में काम करते हैं। जैसे सूरज और सन और अर्थ, देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन देम, but still the gravitational force is acting between these two heavenly bodies. So this is the non-contact force. And third, two bodies implies equal and opposite gravitational force on the each other. जब भी दो बॉडीज होती है, ए और बी, सन और अर्थ, तो ये क्या है? ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है। ऐसे पूरा ताना बना ब्रह्मांड का बना हुआ जिसमें एक बैलेंस पोजीशन लगी है। अनबैलेंस फोर्सेज रहेंगे तो सारा एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा और सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। बट दिस इज द फॉलो द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें दोनों अपने तरफ इसको खींचते हैं, ये इसको आंसू खींच रहा है, ये इसको आंसू खींच रहा है। सो टू बॉडीज इंप्लाइज इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज। ये दो फोर्सेज हैं जो कि इक्वल और अपोजिट होते हैं। जैसे अगर मैं इसको एक मानूं, इसको दो मानूं, तो F12 किधर काम कर रहा है? ये इधर काम कर रहा है। एंड F21 वो किधर काम कर रहा है? वो इधर काम कर रहा है। एंड इफ आई डिनोट देम वेक्टरली, आई कैन से F12 इज इक्वल टू माइनस F21। और मैग्नीट्यूड में देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ F12 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F21। इनके परिमाण बराबर होते हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में होते हैं। फोर्थ है वीकेस्ट फोर्स इन नेचर बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ एंड एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स। ये सबसे वीक फोर्स है जो कि दुनिया में अभी तक आइडेंटिफाई किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। So these are the various property of the gravitational force. So today is enough. आज हम इसमें ये करेंगे। In the next lesson we will take the gravity और acceleration due to gravity. Gravity कैसे काम करती है, acceleration due to gravity का क्या तात्पर्य है, and how it vary with the different parameters. ये किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। Anyway, एक न्यूमेरिकल देखिए आप। Suppose we want to calculate the gravitational force between the earth and moon, we can calculate it. कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चाहिएगा? आपको मास ऑफ अर्थ चाहिएगा, मास ऑफ मून चाहिएगा एंड डिस्टेंस। ये सवाल जब आते हैं तब ये तीन चीजें आती है। एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कभी दिया जाता है, कभी याद रखना पड़ता है, तो इसको याद रख लीजिए। एंड दे विल आस्क, आपको m1 मास देंगे, m2 मास देंगे, डिस्टेंस देंगे और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको याद रखिए, या कभी कभी दे भी देते हैं। ये आपको निकालना होता है। सपोज इफ यू वांट टू डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड मून, देन व्हाट हैपन? दिस इज द मास ऑफ अर्थ, दिस इज द me, दिस इज द मास ऑफ मून, दिस इज द mm, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन r, and this is the universal gravitational constant. So how we can calculate the this force of attraction or gravitational force between them?
एफ इज इक्वल टू न्यूटन्स के नियम का फार्मूला यूज करिए। एफ इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ, mass of moon and divided by distance between this one. So this is the 6.67 10 to power minus 11. This is the ME 6 into 10 to power 24 into mass of moon 7.4 into 10 to power 22 divided by R square. What is the R? This is the R. So 3.8 into 10 to power 8 whole square. This will become out 6.67 into 6 into 7.4 divided by 3.8 into 3.8 into 10 to power minus 11 plus 24 plus 22 minus 16. ये 10 to power आ गई. And when you calculate, find out, this will become out 2.05 into 10 to power 20 न्यूटन. कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? दो बड़ी वस्तुओं के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है. देखिए, दिस मच ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दो छोटी की चीज में, दो छोटी वस्तुओं के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत नेग्लिजिबल होता है. तो साधारणतया जब अपन देखते हैं लाइफ में, तो जो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये पेन है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये घड़ी है, सबके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज इनके मासेज बहुत कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपन को एहसास नहीं होता. बट इफ यू कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड मून, इट विल बी कम आउट 2.05 10 to power 20 न्यूटन. ह्यूज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो दिस इज द ऑल अबाउट द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. आपको अधिक सवाल करने हैं तो यू डाउनलोड माई ऐप, ट्यूटोरियल ऐप. यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम माई गूगल ऐप. ये वेब पोर्टल भी है, इस पर सारी की सारी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी. दिस इज टेस्ट सीरीज फॉर द CBSE, JEE, NEET, NDA. आप सबके लिए टेस्ट सीरीज कर सकते हैं. एंड दिस इज द यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज. आपकी CBSE के लिए है, JEE के लिए है, नीट के लिए है. ये सारी की सारी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी. एंड पुराने क्वेश्चंस जो सोल्व किए हुए, एंड दे आर द सोल्ड. दिस इज द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज. ऑनलाइन टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन. इनका सॉल्यूशन आपको दिया होगा, आप अटेम्प्ट करिए. आप क्या गलती करेंगे, आप अपने सॉल्यूशन में जाके देख सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी. प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल so you will get my latest video class on time. Thank you for watching my class.